हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप पॉलिटिक्स पर। और मैं हूं हिमांशु निर्बान और आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ के बहुत ही जाने माने पत्रकार और टीवी कमेंटेटर जिनका नाम है राजा फैज़ल। राजा फैज़ल सर जो है पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हैं और ये वहाँ के एक जर्न ये वहाँ के एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द एशियन टेलीग्राम, उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कोपियर सेंटर फॉर ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये एडवाइज़र हैं इंडिया पाकिस्तान और सार्क नेशंस के ऊपर। और ये काफ़ी जाने माने एक्टिविस्ट हैं और इनके जो कॉलमिस्ट भी हैं, इनके कॉलम्स आप पाकिस्तान के विभिन्न न्यूज़पेपर्स पे भी देख सकते हैं। और काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं जिसमें स्पुतनिक मॉस्को है जो कि रशिया का जाना माना एक न्यूज़ चैनल है। इसके अलावा टीआरटी वर्ल्ड जो कि टर्की का एक जाना माना चैनल है और कुवैत का भी एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आउटलेट है। उसके लिए ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और भारत की भी काफ़ी सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आप इन्हें देख सकते हैं जिसमें ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान के जितनी भी जियो पॉलिटिकल एनालिसिस है उसको ये बारे में खुलकर ही बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी। तो दर्शकों, आज हम सर से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जो अफ़गानिस्तान और हाल के दिनों में जो इस पूरे खित्ते के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जिसमें यूएस की जो फोर्सेस है और नाटो फोर्सेस है उनका जो विड्रॉल हो रहा है सितंबर 11 से पहले पहले। और जिसमें जो बाइडेन ने ये घोषणा करी थी कि अमेरिकन सोल्जर्स अफगानिस्तान से सितंबर 11 से पहले पहले पूरा विड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद से पाकिस्तान का भी इसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट देखा गया है। पाकिस्तान ने ये एक पीस इनिशिएटिव की घोषणा करी थी तालिबान अफगानिस्तान और यूएस के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे भूमिका निभाई। तो आज हम सर से जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो अफगानिस्तान के जो लैंड बेस्ड जो रिव्यूज़ हैं उस पर वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और फ्यूचर में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, मेरा आपसे सर पहला सवाल ये है कि थोड़ा सर हमें ये बताएं कि जो अफगानिस्तान में अभी सर हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें तालिबान के स्पोरेडिक अटैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं और अफगान आर्मी जो कि एक जिसके वो एक बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग फोर्स माना जाता है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं। और काफ़ी हद न्यूज़ भी ये देखी गई है कि मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान में नॉर्दर्न साइड में उस पर भी काफ़ी उन्होंने कब्जा किया है। तो सर, आप इस चीज़ को फ्यूचर के लिए इस हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जब पीस के बारे में बात हो रही थी तो उस वक्त मतलब हर तरफ से ये कहा गया था कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए क्योंकि तालिबान जो है शायद वो एक पावर नहीं है। लेकिन ऑन ग्राउंड तो अमेरिकन ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो वहां पे मौजूद थी। और उनको जो ग्राउंड सिचुएशन थी वो पल पल की खबर वो पेंटागन भिजवा रहे थे। तो पेंटागन ने उनको जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको भांप के ही तालिबान के साथ बैठने का फैसला किया था। आपको जी। याद होगा कि ये कुंदूज जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ अफगानिस्तान, कुंदूज के ऊपर कब्जा हो गया था 2018 में। मतलब वहां पे तालिबान आ गए थे उस वक्त के, मतलब अमेरिकन वर देयर एंड एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन ये है कि कुंदूज को के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो इट वाज शॉकिंग फॉर द वर्ल्ड। तो वो अमेरिका को उन्होंने टीजर दिया था कि वी आर एम्पावर्ड, वी आर इन पावर। और जो लोग काबुल के ग्रीन जोन में बैठे हैं, दे डोंट होल्ड दे सिंपली होल्ड द ऑफिसेज बट दे डोंट हैव द कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर जो कंट्रोल था वो सारे के सारे जो वॉरलॉर्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली अटैच्ड विद तालिबान। तो वो तालिबान का हिस्सा है। और जो एक मेन चीज है वो ये है कि बेशक जितना मर्जी लंबा अरसा गुजर गया, 20 साल गुजरने को है और वहां पे ऑब्वियसली तालिबान का रूल खत्म किया गया था, लेकिन तालिबान जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे और वो लिबरेशन, जैसे वो लिबरेट करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ वो जो जंग लड़ रहे थे वो लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। जी। लेकिन जो एलाइज बैठे हुए थे ऑफिस में काबुल में, तो वो हैं जिनको के C-130s में अफगानिस्तान में लेके आया गया और वो CIA खुद लेके आई थी।
तो उनके ऊपर ये सोचना कि शायद उनके वो एम्पावर्ड हैं, वो तो अमेरिकन को खुद भी पता था कि वो उनके पपेट्स हैं और उनके पास ऑन ग्राउंड नंबर्स नहीं हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान है, लाइक 95 to 97% जो अफगानिस्तान है, दैट वाज विद द तालिबान। और यही वजह है कि वो जिस जिस तरफ भी जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। और जो मेजॉरिटी एएनए थे, अफगान नेशनल आर्मी के जो लोग हैं, जी जो उनके एहलकार हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो कि नौकरी के लिए भर्ती हुए थे, वो कोई मिशन के लिए भर्ती नहीं हुए। उनकी नजर में भी तालिबान ठीक है, इसीलिए तो वो आज वो गाड़ियों समेत, असला समेत वो उनके पास जा रहे हैं और उनके पास साथ हथियार डाल रहे हैं। और तालिबान की तरफ से भी जो मेरे तक जो खबर पहुंची है वो ये है कि बाय द वे आई हैव गुड कनेक्शन विद फ्यू ऑफ द तालिबान जो कि एक्टिवली वहां पे लड़ रहे हैं, तो उनके उनसे मेरी पल पल की वो खबर है मुझे उनसे। जी तो उनके मुताबिक ये है कि उनके पास जितने भी लोग हथियार डाल रहे हैं वो उनको इज्जत से पेश आ रहे हैं। और तालिबान को ये डायरेक्शंस हैं कि जो भी उस तरफ से आ रहा है उसको आप एम्ब्रेस करें, उसे गले लगाएं, वो आपका भाई है और वो जी आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ से उल्ट हो रहा है। एएनए जहां पे भी जाके जिस जगह पे भी जाके उनको कोई रिपोर्ट मिल रही है कि शायद इधर जो है वो तालिबान के साथ सिंपैथी रखते हैं, वो वहां पे जाके उनके बूढ़ों को बिठा के तो वो मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं उनको। तो मेरे ख्याल में ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा की रोल प्ले करेंगे आने वाले मजीद दिनों में। तो मैं क्या समझता हूँ फ्यूचर, ये 27 या 28 इस महीने के अगला महीना शुरू होने से पहले पहले जी कुछ ना कुछ होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट तकरीबन बहुत ज्यादा जो जिले हैं वो इस वक्त तालिबान के हक में हथियार डालते जा रहे हैं और वहां पे वो शामिल हो रहे हैं। एंड दे एंड अप कमिंग टूवर्ड्स काबुल। काबुल पे आके तो वो फिर यू नो दे विल एंड द स्टोरी। जी। तो सर आप कैसे मानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अभी काफ़ी एक यूएस का प्रेशर है अपने एयर बेसेस देने के लिए, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मना भी किया है और वहाँ की आर्मी ने भी मना किया है कि वो किसी तरह का एक एयर बेस नहीं यूज़ होने देंगे यूएस को ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए। तो आप इस चीज़ को फ्यूचर के हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए मेरी नजर में वो दौर खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जो पहले कहा जाता था ना कि जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से पाकिस्तान चल रहा था पहले, लेकिन जी अब जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से नहीं, अब जियो इकोनॉमिक के एतबार से चल रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहले अमेरिका के बड़ा करीब होता था, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक जो गिमिक्स थी, जो गेम्स थी, उसमें अमेरिका यूज टू प्ले रियली वेल। लेकिन जी अब जबकि जियो इकोनॉमिक शिफ्ट आ चुकी है पाकिस्तान में, तो वो उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इज लीन्ड टुवर्ड्स चाइना। पाकिस्तान चाइना के साथ ज्यादा अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में वो फेज पाकिस्तान ने गुजार लिया है और पाकिस्तान अब वो अड्डे वगैरह देना और इस तरह की चीज में नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को पहले भी जब पोस्ट 9/11 जब पाकिस्तान ने अड्डे दिए तो उसके उसके तनाजुर में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ा, जिसमें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, टेररिज्म बढ़ गया था। पाकिस्तान में यहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे और जो विल ऑफ द पीपल है वो बेसिकली इट डिड नॉट वांट अमेरिकन टू पेनिट्रेट इन। आई एम श्योर आपके मुल्क में भी यही होगा कि जी आप अपनी सॉवरेनिटी जो है वो गिव अप नहीं करना चाहते, यू बीइंग एन बिल्कुल। इंडियन। और आप भी यही सोच रखते होगे और आपको ये सोच रखनी चाहिए। सेम इज द केस विद पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब ये गवर्नमेंट्स का फर्क है। वो जो उस वक्त गवर्नमेंट थी परवेज मुशर्रफ की, दैट वाज नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और इसीलिए आपको ये फैसले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो विल ऑफ पीपल है गवर्नमेंट के साथ, वो ये है कि वो ऐसे अड्डे दे देना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इमरान खान जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो विल ऑफ द पीपल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मे बी अगर इमरान खान कोई डिक्टेटर होते तो शायद उनका कोई और डिसीजन होता, लेकिन उनको पता है कि उनका वोटर नहीं चाहता कि हम अपने आप को दोबारा से अजाब में लें, तो इस वजह से नहीं मिल रहे और आगे आने वाले दिनों में मिलेंगी भी नहीं।
और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास ऑलरेडी से अल्टरनेट स्पेस मौजूद है। आपको पता होगा कि अर्लियर दिस मंथ ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि ताजिकिस्तान में एक जगह है फारखोर, जहां पे कि आपकी जो मिलिट्री है इट रन्स, एयरफोर्स जो है वो रन करती है, एक हॉस्पिटल भी रन करती है फारखोर में। और हाँ, जो एयरबेस है वो आपके पास है, इंडियंस के पास। मेरे ख्याल में वो एक, क्योंकि वो जो एयरबेस है दैट इज हार्डली 80 माइल्स अवे, 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कुंदूज, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। तो मेरे ख्याल में अगर वो इंडिया एंड अमेरिका जो कि अच्छे एलाइज हैं इस वक्त, तो अगर वो मिल के वहां पे यूज करें तो इट वुड नॉट बी अ बिग डील फॉर द अमेरिकन्स। तो मेरे ख्याल में वो ऑप्शन इनके पास मौजूद है, इनको चाहिए नहीं उस फारखोर के होते हुए, इनको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि वो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप नदी का पानी टेस्ट करने के लिए एक कंकर बीच पे फेंकते हैं ना, पत्थर फेंकते हैं, ये ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खास जरूरत नहीं है पाकिस्तान से। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो अभी हाल के दिनों में तालिबान की भी एक धमकी आई थी कि अगर उसके किसी भी पड़ोसी मुल्क ने अमेरिकन बेसिस अमेरिका को अपने ज़मीन दी यूज़ होने के लिए, तो वो उसका कुछ बुरा अंजाम भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा चाइना का भी अभी एक वक्तव्य आया है कि पाकिस्तान में कि यूएस को किसी भी तरीके के अपनी सरजमीन पर बेसिस नहीं दे पाकिस्तान आर्मी यूज़ होने के, तो आप क्या इस चीज़ को भी एक फैक्टर मानते हैं? देखिए चाइना की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया, लेकिन यह है कि तालिबान की तरफ से बयान आया और वो आना भी चाहिए। उसकी वजह, और पाकिस्तान को इसके ऊपर, बिकॉज तालिबान हैज द राइट टू से दैट, अगर तालिबान जो है वो आगे हुकूमत बना रहे हैं अफगानिस्तान की, तो उसमें ऑब्वियसली दे हैव टू सिक्योर देयर ओन कंट्री। और वो नेबर होने के नाते वो बाकी सब जो नेबर्स हैं उनसे यही तवक्को रखते हैं कि उनके ऊपर किसी भी उनके किसी दुश्मन को कोई अड्डा यूज करने ना दें, क्योंकि अगर कोई भी अटैक वहां से ओरिजिनेट होगा तो वो फिर ऑब्वियसली अमेरिका तो वो जा नहीं सकते, लेकिन जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां पे उन्होंने रिवेंज तो लेना है। तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम तालिबान। अगर तालिबान हुकूमत में आ रहे हैं तो दे वुड डू दैट, और पाकिस्तान को भी इस चीज के ऊपर, यही कुछ तो प्रीवियसली हुआ, तो मेरे ख्याल में वो दे हैव अ राइट टू आस्क फॉर इट। अगर यहाँ से अब देखें, पहले वो डेजी कटर्स और वो जितने भी स्टड्स और क्रूज मिसाइल्स जो मारते रहे अमेरिकन, और जो ड्रोन हमले होते रहे पाकिस्तान से उड़ा उड़ा के, जो ड्रोन हमले करते रहे, तो मेरी नजर में वहां पे जो बच्चे मरे, वहां पे जो औरतें मरी, वहां पे जो इनोसेंट लोग मरे अफगानिस्तान में, अब उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हुई। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर अलाउ दैट, एंड यू बीइंग एन इंडियन यू शुड डू द सेम थिंग। हम अपने नेबर्स के लोगों को क्यों मरवाए ऐसे? तो सर आप अभी जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं उन्होंने अभी एक घोषणा करी है जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, और उसके अलावा जो वहाँ के अभी जो चीफ नेगोशिएटर हैं अब्दुल्ला, उनके साथ उन्होंने एक व्हाइट हाउस में मीटिंग के लिए घोषणा करी है। तो सर आप इस चीज़ को कैसे डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं अफगानिस्तान के आने वाले दिनों की पॉलिसीज के ऊपर? देखिए, वो ऐसे मैं देखता हूँ इस चीज को कि मेरी नजर में जो चीफ नेगोशिएटर हैं अब्दुल्ला, ही इज इन वेरी गुड बुक्स। ठीक है, किन की? तालिबान उनके खिलाफ नाला नहीं है, नाराज नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। एंड आपने ये देखा होगा कि अब्दुल्ला ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली बात नहीं की। तो अब जो बाइडेन जो है उनसे रिक्वायर कर रहे थे गनी एंड प्रेसिडेंट गनी और साथ में अमरुल्ला साले, वो ये तवक्को रखते हैं उनसे कि उनके लिए एक सेफ एग्जिट बनवाई जाए। उसकी वजह ये है कि हिमांशु, मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब अमेरिका यहां से अचानक से भाग गया था ना 1988-89 में, तो उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के हवाले किए स्टिंगर मिसाइल्स भी, और साथ में मुजाहिदीन भी, और खुद यहां से भाग गए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर पाकिस्तान को अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन चाहिए थी, तो उसमें फिर एक ग्रुप को पाकिस्तान ने साथ देना पड़ा पाकिस्तान को। तो अब उसमें यह हुआ कि आपको याद होगा कि
बबरक करमाल और नजीबुल्लाह उस वक्त ऐसे कैरेक्टर्स काबुल में रूल कर रहे थे, और श्योर सर। ये वो लोग थे जो कि जब अफगानिस्तान की इन्वेजन हुई थी, सोवियत ने इन्वेड किया था, तो उनके T-72 टैंक्स के ऊपर ये लोग बैठ के आए थे। जैसे जी। ये जो अमरुल्ला साले और गनी जैसे लोग हैं, हम्म। ये C-130s में बगराम एयरबेस पे उतारे हैं ना CIA ने, तो ऐसे ही KGB ने सोवियत इन्वेजन के टाइम पे T-72 टैंक्स में घुसाए थे ऐसे लोग। तो अब उनका उनका क्या बना था आपको पता है? कि बबरक करमाल जो है वो जान बचा के वहां से भाग के मॉस्को चला गया था, और वहां पे ही उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया था। अब दूसरा जो नजीबुल्लाह था, नजीबुल्लाह के साथ क्या हुआ था? नजीबुल्लाह के साथ ये हुआ था कि तालिबान ने उसको पकड़ के, मुजाहिदीन ने उसको पकड़ के तो एक मार के चौक में लटकाए रखा था, और 2-3 रोज उसकी लाश लटकी रही थी काबुल के चौक में। ये आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, जिसको के या। मार के उन्होंने लटकाया था चौक में। अब ये चीजें इनके पास प्रेसिडेंट्स तो हैं। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि क्या अमरुल्ला साले के बैक ऑफ द माइंड ये चीज नहीं होगी कि मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी नजीबुल्लाह बन सकता हूँ? नजीबुल्लाह और अमरुल्लाह बनने में कोई टाइम नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि क्या गनी के जहन में ये चीज नहीं होगी कि बबरक करमाल की तरह मैं किधर जाऊं? अब ये सबके सब CIA को चाहिए ना कि इनको फैसिलिटेट करे। अब होने ये जा रहा है कि जो बाइडन अगर इन सबको बुला रहे हैं, तो आई थिंक दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल लाइक अब्दुल्ला कि वो तालिबान और जो सिटिंग रिजीम है, जैसे अमरुल्ला साले और गनी वगैरह लोग, इन सबको इकट्ठा बिठा के तो अब्दुल्ला कोशिश करे कि इनके लिए कोई सेफ एग्जिट बनवाई जाए। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। अदरवाइज वो किसी को भी सेफ एग्जिट देने के हक में नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में तालिबान की तरफ से ऐसा एक ऐलान आ जाए। आई एम टेलिंग यू, ये संभाल लीजिएगा ये क्लिप, क्योंकि आपको अचानक से खबर नजर आएगी। जी। वो बात ये है कि तालिबान की तरफ से हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा पैगाम आए, एक ऐसा बयान आए जिसमें कि वो ये कह दे कि पीपल लाइक अमरुल्ला साले एंड प्रेसिडेंट गनी, वी गिव यू टाइम पीसफुली, आप यहां से बाहर आ जाएं और आपको हम माफ कर देंगे। अदरवाइज देयर वुड नॉट बी टाइम फॉर यू टू, there would be no time for forgiveness। तो ये आने वाले दिनों में ये होगा, वो इनको ऑफर करेंगे। तो उससे पहले पहले बेसिकली ये कोई भी शर्मिंदगी वाली सिचुएशन से बचने के लिए ये इस तरह की चीज करना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक वो सेफ एग्जिट को ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज तालिबान को अब कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज तालिबान आर अ रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि अभी भारत की तरफ से भी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन का विजिट था अफगानिस्तान के अंदर, और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने वहाँ पे तालिबान के कुछ जो धड़े हैं या जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनसे भी बात करी है, और आने वाले फ्यूचर में स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में। तो सर आप क्या मानते हैं कि क्या तालिबान जो है इंडिया के डेलीगेशन को, या जो इंडिया की जो होप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसको पूरी तरह सपोर्ट करेगा? क्योंकि जो जिस तरह से पास्ट में देखा गया है कि तालिबान ने और इंडिया के कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं, चाहे तो वो हाईजैकिंग हो IC-184 की, या फिर प्रीवियस में कुछ भी टर्म्स एंड नेगोशिएशंस हो, तो उसको आप सर फ्यूचर के हिसाब से कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका हिमांशु, और ये मैं अभी से ही जो इनिशियल बात है मेरी वो मैं यहीं से स्टार्ट नहीं करूंगा। आई वुड टेक यू टू लास्ट ईयर जनवरी 2020, जब मॉस्को में बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था वहां पे। आपके यहां से एक सहाफी चली गई और उन्होंने एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने इंटरव्यू किया था जमीर कबलोव का। जी। जमीर कबलोव जो है वो बेसिकली रशिया के प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं ऑन अफगानिस्तान। जी। अफगान अफेयर्स पे जो एडवाइजर है प्रेसिडेंट के, उनका इन्होंने जाके इंटरव्यू किया था, और उसमें एक सवाल किया था उनसे। उन्होंने सवाल ये किया था कि वे डू यू सी द रोल ऑफ इंडिया इन अफगान पीस। तो उनका ये जवाब था कि इंडिया हैज नो रोल इन अफगान पीस डील, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू अफगान पीस डील इंडिया इज इररेलेवेंट। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन
associating itself with जो लोग अभी ऑफिस में बैठे, इंडिया रॉ और एनडीएस, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, इसके हेड पहले कौन थे? इसके हेड अमरुल्ला साले थे। इसीलिए तो अमरुल्ला साले की इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। गनी ने अपने आप को डिस्टेंस किया, किसी वजह से डिस्टेंस किया। अब उसके बाद आप अगर देख लें तो इनके यहाँ से जितना भी जो करंट सेटअप बैठा है, उन्होंने अगर पीटीएम को सपोर्ट किया है, जो कि पॉलिटिकल आउटफिट है, पाकिस्तान में उसको पॉलिटिकल आउटफिट समझा जाता है टीटीपी की। तो टीटीपी भी अगर इन्वेस्ट होती रही है वहां से, जो पाकिस्तान में टेररिज्म आता रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिला कि उसकी जो कड़ियां हैं वो एनडीएस के साथ मिलती थी, और एनडीएस की तो ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में होती रही है। अब इनके जितने भी ऑफिसर्स, अगर कोई जख्मी होता रहा है तो वो वहां पे उसकी फैमिली को भी फैसिलिटेट किया जाता रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये तालिबान देखते रहे हैं, ये इसको ऑब्जर्व करते रहे हैं। तालिबान को इस चीज का पता है कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्रीट अलायंस है इंडिया की विद द करंट, वो अभी इट इज टू लेट। हाँ, अगर आज से कोई 3-4 साल पहले इंडिया कोशिश करता तो शायद इंडिया के लिए कोई सिचुएशन बनती नजर आती तालिबान के साथ, अगर उस वक्त बात की जाती। लेकिन अभी बात करना इट इज टू लेट। उसकी वजह यह है कि तालिबान आर नॉट रेडी टू टॉक विद एनीवन, जो जिन्होंने के वहां पे जो करंट सेटअप है उसको फैसिलिटेट किया। तो मेरे ख्याल में मतलब इंडियंस की जो प्रेजेंस है इन अफगानिस्तान, वो एक ही पर्पस के लिए थी, और वो ये थी कि जो ट्रेडिशनल एनिमी है इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है, उसमें इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए 2 फ्रंट ओपन किए जाएं, ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी। लाइक ईस्टर्न फ्रंट पे तो आपकी स्ट्राइक कोर्स और आपकी 1 कोर 14 15 16 सारी लगी हुई, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न फ्रंट देखा जाए पाकिस्तान का, तो उधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में ट्रबल थी, तो इन्होंने अपने लिए वो सिचुएशन क्रिएट की जिसमें के पाकिस्तान को, अब आपको याद होगा कि अजीत डोवल जी के जो वो यूनिवर्सिटी में खड़े होकर लेक्चर देते हुए जो बयानात थे, जिसमें के वो कह रहे थे कि हम वो डिफेंसिव ऑफेंस एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, कि हम लोग वहां से इनको पकड़े जाके। तो कोशिश तो की। फिर कुलभूषण जाधव की जो एपिसोड है वो भी आपके सामने है, कुलभूषण जाधव को पकड़ा जाना, और फिर उनका भी मतलब जो नेक्सस है अफगानिस्तान से, जो बलोच इक्का दुक्का लीडर है उनको भी वहां से फैसिलिटेट करना, ये सारी चीजें जो है ये आने वाले दिनों में खत्म हो रही है। कुलभूषण जाधव को तो सर का अपहरण करके लाया गया था ईरान से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू, और फिर उनको लाके पाकिस्तान में बताया गया कि हाँ ये इंडिया के एजेंट हैं। और सर ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको पासपोर्ट आप बनाए मुबारक हुसैन पटेल के नाम से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक बात बता, आपको पता है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी अफेयर्स, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपने वहां पे चाबहार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एंड पाकिस्तान के सऊदी के साथ रिलेशन अच्छे होने की वजह से, और सऊदी और ईरान के बीच में जो यमन को लेके क्राइसिस है, उसको लेके ईरान के अच्छे नहीं थे। कासिम सुलेमानी, आपको पता होगा कि ईरान और जनरल सऊदी अरेबिया का सर रिलेशन ही ये है, क्योंकि ईरान पूरा शियट पावर हाउस है और सुन्नी पावर हाउस सऊदी अरेबिया है। तो वो एक पूरे एरिया के अंदर खुद को सब बड़ा बनाने के लिए, एक मजबूत अपोजिशन के लिए, इस कारण वो टफ वॉर चलता है इन दोनों के बीच। मैं आपको एक बड़ी बड़ी प्यारी एक बात बताता हूँ, वो ये है कि आपको याद है ना कि जनरल कासिम सुलेमानी होते थे, जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, ही टॉक्ड अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, और ये उन्हीं के दौर में इनको पकड़ा गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की लेट्स से आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस और हुएवर, कैन दे प्रैक्टिकली डू दिस कि ईरान में घुस, अच्छा अफगानिस्तान में घुसना हो तो दैट इज जब ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट्स आके वहाँ के साइंटिस्ट को मार के जा सकते हैं, तो सर ये फिर कौन सी बहुत बड़ी बात है कि कुलभूषण जाधव को वहां से उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कि एक नॉर्मल सिविलियन थे वहां पे। लेकिन देखें
ईरान का उसके खिलाफ रिबटल आया जो ईरान के मतलब मोसाद ने किया। आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की आईएसआई ने या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वहां पे जाके कुछ किया होगा तो उनकी तरफ से रिबटल आना चाहिए था ना? उसकी वजह यह है कि अगर असल में क्या है, मैं आपको पूरी गेम समझाता हूँ। मैं काफी सारी चीजें जो हैं वो शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन ये है कि कुछ चीजें जो हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँ। ये पहला ट्रिप नहीं था कुलभूषण जाधव का। He successfully did his business. He successfully, and I respect him for that. Respect किस तनाजुर में कि he was an excellent intelligence officer. Excellent intelligence officer. 17 विजिट्स थे उसके, 17 उसके पासपोर्ट में। अब दूसरी बात यह है कि मुबारक हुसैन पटेल के नाम से और साथ में बिजनेस कर रहा, तो ये सारा उसका कवर भी बहुत अच्छा था। कमांडर कुलभूषण जाधव, आई लाइक जाधव जो होते हैं वो राजपूत भी होते हैं, तो हमें वी हैव दैट सॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग फॉर हिम। लेकिन ये है कि ही प्लेड रियली वेल। लेकिन उनको पाकिस्तान इस बारे में बड़ा कॉशियस था, पाकिस्तान के अंदर दाखिल करवा के फिर उठाया। अदरवाइज ईरान में से करना, तो खैर ये जो बात करने का मकसद था वो ये था कि देखिए ये जो सारी इसकी वजह से इंडिया को अभी बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इंडिया को बैकफुट पे इस वजह से जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रेफरेंसेस थी वो बड़ी रॉन्ग थी। देखिए पाकिस्तान ने तालिबान के साथ थ्रू आउट नहीं बिगाड़ी, किसी ना किसी तरीके से फ्रॉम द थर्ड सोर्स और फोर्थ सोर्स पाकिस्तान ने रखा उनको साथ। उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं ना कि सेव इट फॉर द रेनी डे, किसी दिन बारिश भी हो जाती है तो सेव इट फॉर दैट। लेकिन जो इंडिया की प्रेफरेंसेस थी, इसको कहते हैं कि योर असेसमेंट, इनकी जो इंटेलिजेंशिया की जो असेसमेंट थी दैट वाज वेरी रॉन्ग। ठीक है, वो कहते हैं ना कि नेवर, ये जो काबुल में बैठा, नेवर ट्रस्ट योर ऑक्यूपायर। उसकी वजह ये है कि ऑलवेज थिंक बियॉन्ड व्हाट इज ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर के बियॉन्ड सोचें। ऑक्यूपायर जो चला गया तो फिर क्या होगा? तो इंडिया से भी मिस जजमेंट हुई और जितने भी बाकी हैं उनसे मिस जजमेंट, एंड पाकिस्तान से मिस जज नहीं हुआ। एंड अगर कोई आपका सीआईए में दोस्त हो अच्छा, तो आप उसको बिठा के किसी दिन पूछें कि पाकिस्तान ने किया क्या। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि अभी हाल के दिनों में भी तालिबान के एक लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, और उन्होंने भी ये माना है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए क्योंकि इंडिया भी इस पूरे एरिया में एक बहुत ही अच्छा एलाई उनके लिए साबित हो सकता है और काफ़ी एक गेम चेंजर भी उनके लिए हो सकता है कि उनकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि 1.2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स में, जिसमें वहाँ के उनके लिए डैम्स बनाए गए हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को इंडिया ने बनाया है, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं और 150 प्रोजेक्ट्स जो टोटल ओवरऑल हैं वो अभी चल रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें 80 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ से। तो सर आप क्या इस चीज़ को देखते हैं कि तालिबान और आने वाले टाइम पे इंडिया क्या पीस प्रोसीजर जारी रह सकता है या फिर तालिबान अटैक्स करेगा? क्योंकि ये हाल के दिनों में ये देखा गया है कि कुछ एक टाइम पहले ही तालिबान ने 2 या 3 इंडियन इंजीनियर्स का अपहरण किया था, लेकिन उन्हें सकुशल छोड़ दिया गया। तो आप क्या चीज़ सर देखते हैं? और मेरा सर आपसे दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि हाउ डू यू सी द राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान? देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो पहले आपने जो की, पहले भी जब इनकी हुकूमत बनी थी उधर, तो इन्होंने कुछ खास इंडिया के साथ तो कुछ नहीं किया ना। इंडिया के साथ तो डायरेक्टली इनका कोई बॉर्डर है ही नहीं। तो उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज की जो बात की उसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि दे डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनी ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। वो ये चाहते हैं कि ना हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रखे, ना हम किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रखें। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। और ये उनकी तरफ से इंडिया के लिए एक मैसेज था कि इफ यू हैव प्लान्स टू हेल्प द करंट जो रिजीम है कि वो रेजिस्ट करें, तो वो प्लान्स छोड़ दें। यू हैव टू लीव दैट नाउ ऑन अ साइड। दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का प्लान था चाबहार को फारखोर तक लेके जाने का विद द डिफरेंट रूट्स, वो मेरा ख्याल अब पूरा नहीं होगा। और उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ी हर्डल जो है वो तालिबान होंगे, क्योंकि तालिबान ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे
अपनी जमीन इस्तेमाल करना जहां से कि किसी और मुल्क के खिलाफ कुछ किया जा सके। तो जी। उनका कहने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में जो कोई भी होगा, आना चाहता है आए, लेकिन हम अपने मुल्क को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन फॉर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है, इंडिया की रॉ 4 तो कॉन्सुलेट्स, डिक्लेयर कॉन्सुलेट्स हैं, लेकिन कितने सेफ हाउसेस हैं, कितने पॉइंट्स हैं जहां से कि वो एक्टिव हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर इन्वॉल्वड इन, वो ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वो मेरे ख्याल में तालिबान को भी बहुत अच्छे तरीके से, वो तो तो वो सर एक मौका एलिगेशन देंगे। भी होता है सर, एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए। इंडिया बोलती है आईएसआई कर रही है, पाकिस्तान बोलता है कि रॉ कर रहा है। वो तो सर एक एलिगेशन होते ही हैं एक दूसरे के ऊपर तो लगाने के लिए। हाँ, रियलिटी की और बहुत। हिमांशु हिमांशु पता है क्या, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो एलिगेशंस होते हैं ना ठीक होते हैं, ये आपकी तरफ से भी जो होते हैं कि आईएसआई ने करवाया वो भी ठीक होते हैं, और जो हमारी तरफ से होते हैं ना कि रॉ ने करवाया वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन लोगों को यही कुछ करने के पैसे मिलते हैं। जैसे मुझे और आपको अपना अपना काम करने के पैसे मिलते हैं, इन लोगों को भी यही कुछ करने के पैसे मिलते हैं, तो इनको करना चाहिए, अगर नहीं करते तो करना चाहिए। और दूसरी दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र में आई थिंक तालिबान की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान को भी ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान, तालिबान के आने से पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और जो मोमेंटम काफ़ी चेंज हुआ था वो अब बदल चुका है। और साथ में ये है कि आई थिंक बड़ी क्लियर सिचुएशन बन जाएगी पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में। तो सर मेरा सर दूसरा सवाल ये था, आखिरी हाँ सवाल की सर, कि हाउ डू यू सी द राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट? क्योंकि इस्लामिक स्टेट अभी हाँ। काफी एक्टिव है देखिए, अफगानिस्तान। एक हाँ। एक जगह है नंगरहार। हाँ, नंगरहार। नंगरहार, हाँ, नंगरहार जो प्रोविंस है उसमें इन्होंने बड़ा ग्रैब किया था अपने आप को, आईसिस ने। तो हुआ ये है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे जब बहुत ज्यादा स्क्वीज किया गया इनको रशियंस की जानिब से और टर्क्स की जानिब से, तो वो फिर हुआ ये है कि वहां से काफी सारे जो लोग हैं वो भाग के इधर आ गए और आईसिस को रेज किया गया है, और इनको फैसिलिटेट जो है वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो कर रही है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उनको एज अ प्रॉक्सी यूज करना चाह रही थी अफगान तालिबान के खिलाफ, जी। तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अर्ली 2018 में क्या, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज मार्च और फरवरी 2018, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नंगरहार प्रोविंस में लिटरली तालिबान ने इनके गले काटे थे, और उनके जो सर है ना वो हर एक जगह पे सजाए थे जी। आईसिस वालों के, हाँ। और आईसिस वालों को वाइप आउट किया था उधर से। अब अगली आपको एक खबर दूं, जिसमें कि इसी साल के शुरू में या लास्ट ईयर के एंड पे, नहीं लास्ट ईयर के एंड पे गालिबन एक खबर आई थी, जिसमें कि जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं उन्होंने, उनका एक ट्वीट भी आया था जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका इज काउंटरिंग द menace ऑफ आइसिस इन अफगानिस्तान विद हेल्प ऑफ तालिबान। तो तालिबान और अमेरिकन फोर्सेस ने इकट्ठे ज्वाइन होके तो आइसिस के ऊपर हमला किया था। नाउ यू टेल मी, आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान में ये हुआ, और आप अगर आने वाले दिनों में आईसिस वाला कुछ चक्कर सीआईए ने चलाने की कोशिश भी की, या अगर इस तरह की कुछ होती है ना चीजें, तो उसको फंडिंग की जरूरत होती है। तो फंडिंग कहीं से भी आई और उसमें पिकेट्स में अगर जगह जगह इस तरह की करने की कोशिश की, पहली बात तो ये है कि तालिबान का जो रूल है वो इतना इतना रुथलेस रूल होगा इस तरह के एलिमेंट्स के लिए, कि आई डोंट थिंक कि आईसिस वहां पे परसिस्ट कर पाएगा। आईसिस को वो इजाजत ही नहीं देंगे उधर परसिस्ट करने की। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेम वाज द केस लास्ट टाइम एज वेल। उन्होंने, तालिबान ने किसी को इजाजत नहीं दी हुई थी वहां पे। अगर किसी की पेनिट्रेशन थी उनके साथ तो वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई की थी, बाकी इंटेलिजेंस आउटफिट को किसी को इजाजत नहीं थी। इसीलिए तो वहां पे कुछ सीआईए भी कुछ कर नहीं पाया, तो इस वजह से फिर ये करना पड़ा उनको कि वहां पे हमला करना पड़ा। तो मेरी नज़र में आने वाले दिनों में भी यही होगा कि आईसिस जो है वो अपनी खत्म हो जाएगी उधर से, तो आईसिस नहीं यूज हो सका। वैसे भी आईसिस एक ऐसी आउटफिट है जो कि
डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है उनको इस्तेमाल कर लिया, तो वो इस्लामिक स्टेट है नाम रख के वो अट्रैक्ट करने की कोशिश, वो उनका कुछ मेरे ख्याल में आगे कोई फ्यूचर नहीं है। जी, तो सर आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद है कि सर अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक पे और एक अच्छे डिस्कशन के साथ हमारा का डिस्कशन जारी रहेगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इंडियंस जो कि देख रहे हैं और वो मुझे जानते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमांशु को सपोर्ट करें, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। उसकी वजह ये है कि ही इज वर्किंग रियली हार्ड। थैंक यू वेरी मच।